मौर्य राजवंश से जुड़ा हुआ चैप्टर है। दिए गए प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी पेपर हैं उन सब में जो मौर्य राजवंश से संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ पर लिया है और आप हमारे साथ बने रहें। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं और देखें और समझें कि मौर्य राजवंश मगध राज्य में गंगा नदी के किनारे था। वर्तमान में जिस मौर्य राजवंश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका शासन मगध राज्य में था, वो मगध राज्य वर्तमान में बिहार और पश्चिमी बंगाल में है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में है मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, यानी वर्तमान पटना में हुआ। उनके पिता मौर्य, जी हाँ, उनके पिता का नाम है मौर्य, जो कि एक नगर प्रमुख थे। उनका पालन पोषण गौपालक द्वारा किया गया और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने विद्या पाई है। विद्या अध्ययन के दौरान ही लेखकों और इतिहासकारकों के द्वारा बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला होगा। यदि थोड़ी सी और जानकारी लें कि मौर्य शासकों की सूची देखिए, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 से 298 में 24 वर्ष तक रहे। इनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार 28 वर्ष शासन किया मौर्य शासकों के रूप में। बिंदुसार के बाद में अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व और 37 वर्ष इन्होंने शासन किया है। अशोक के बाद में कोडाल, कोडाल के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, शालीसुक, देववर्मन, शन्वधर्मन, ये सभी मौर्य शासकों की सूची है। कंपटीशन में ये भी पूछा गया है कि मौर्य शासकों को क्रम से लगाएं, मौर्य शासकों के वंश को काल क्रम में बांटें, मौर्य शासकों को उनके काल क्रम, उन्होंने कितने वर्ष शासन किया, इसके अनुसार बांटें। तो ये तीनों प्रश्न इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही सॉल्व होते हैं। दिए गई सूची में सबसे ज्यादा मौर्य शासकों की सूची में सबसे ज्यादा जो शासन किया है वो है अशोक ने, 37 वर्ष का शासन अशोक का जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का 24 वर्ष का शासन है, जबकि कोडाल और दशरथ का शासन 4-4 वर्ष का शासन है। यदि थोड़ा सा और डीपली चले मित्रों, तो हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सर्वप्रथम पंजाब और सिंध पर आक्रमण कर लिया, इसके पश्चात चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद की हत्या कर मौर्य राजवंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मुगल साम्राज्य के शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके हेरात, कंधार, मकरान, काबुल के बूबा, ये प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को आप याद कर लें, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल के बूबा को अधिकृत यानी जीत करके अपने भारतीय साम्राज्य में मिला लिया। मैं इसलिए इस प्रश्न में जोर दे रहा हूं क्योंकि ये विकल्पों में पूछा गया है कई बार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से प्रदेशों को मिला लिया। तो ये 4 प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा। पुण्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। ये पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य राजवंश के दौरान हुआ है, किसने कराया? पुण्यगुप्त ने कराया। पुण्यगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक तक विजय प्राप्त की और चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के मैदान, बिहार, बंगाल को भी
अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके पुत्र बिंदुसार आए। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने एक नाम दिया है। देखिए, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को जो नाम दिया वो है अभिलोचेटस। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धिरा थी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी का नाम दुर्धिरा है। और जो बिंदुसार हैं वो थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवाद, यहां इस शब्द को गौर से पढ़ें क्योंकि ये पूछा गया है थेरवाद परंपरा किस धर्म से जुड़ी हुई है, या थेरवाद क्या है, जैन धर्म से है। थेरवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, लेकिन स्वयं बिंदुसार जैनी या जैन धर्म का नहीं मानने वाला व्यक्ति है बिंदुसार, जबकि बिंदुसार स्वयं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली है। यदि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमेकस, ये भी पूछा गया है कई बार। और बिंदुसार के दरबार में जब सीरिया के राजा ने एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमोकस को भेजा है, ठीक उसी प्रकार इनके और जो समकालीन राजा हैं उन्होंने भी अपने राजदूत भेजे हैं। जैसे टोलमी के काल में डाइनोशियस नामक राजदूत भेजा गया है। ये दोनों अंतर है इन दोनों राजदूतों में कि सीरिया के राजा ने तो भेजा है मित्रों डाइमेकस, जबकि मिस्र के राजा टोलमी ने भेजा था डाइनोसियस। तो दोनों को अंतर कर लें, कई बार पूछा गया है। जब ये दोनों राजदूत बिंदुसार के दरबार में ही भेजे गए हैं। बिंदुसार के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार की सभा में 400 सदस्यों वाली मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसका जो प्रधान यानी हेड ऑफ द मंत्री परिषद था वो था खल्लाटक, याद रखें। इसके बाद में बता दूं, बिंदुसार के बाद में अशोक को राजगद्दी प्राप्त करने के बाद 4 वर्ष लगे राज्य आरोहण में। और अशोक का राज्य आरोहण जब हुआ तो उसके बीच में 4 वर्ष का अंतर है। इसको समझें कि अशोक 4 वर्ष पहले ही अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन उन 99 भाइयों को पूर्ण रूप से समाप्त करने में और विद्रोह को समाप्त करने में जो टाइम लगा है वो है 4 वर्ष। इसलिए अशोक को राजगद्दी प्राप्त करने में टोटल 4 वर्ष का समय लगा है, ये इसलिए लिखा गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अशोक को देवनाम प्रिय जैसी उपाधियों से भी नवाजा गया है। मास्की तथा गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। ये दोनों पूछा गए हैं कि मास्की तथा गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सिंघली अनुश्रुति, ये जैनियों का ग्रंथ है मित्रों। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक की माता का नाम शुभांगी है और बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानों में सबसे बड़े बेटे का नाम सुशील और सबसे छोटी बेटे का नाम तिष्य है। तो मैं आपको बता दूं कि बिंदुसार की 16 पत्नियां हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सुशील और सबसे छोटी जो बेटा था उनका नाम था तिष्य। इसके बाद मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इतिहास को अच्छे प्रकार से समझते और सुनते चलिए कि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। और ये मैंने बताया कि पुष्यगुप्त कौन है,
चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी राज्यपाल। ये अशोक का प्रांतीय राज्यपाल भी रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी सेंड्रोकोटस नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें काबुल, कंधार, बलूचिस्तान की प्रदेशों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय दक्षिण भारत में चोल और पांडा वंश का शासन था। सुख की शिलालेख, ये एक शिलालेख है जो कि कर्नाटक में है, जो चिटल दुर्ग, एरागुडी और मास्की में पाए गए हैं। देखिए, एरागुडी और मास्की ये दोनों शिलालेख कहाँ हैं? ये कर्नाटक में है। ये सीधा सीधा पूछा गया है कि एरागुडी कहाँ है, मास्की कहाँ है, चिटल दुर्ग कहाँ है, इन शिलालेखों के बारे में बताएं, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। बिंदुसार जिनको कि अमित्रघात की उपाधि से नवाजा गया है, अर्थात अमित्रघात का मतलब है दुश्मनों का संहार करने वाला। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था और यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग बिंदुसार से ही की है। आपको मैं और बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय श्रवण बेलगोला में व्यतीत हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की है। चंद्रगुप्त ने संलेखना उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा है। अशोक जब राजकुमार था तो उसने उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था। कलिंग की लड़ाई उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई है मित्रों, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियों से नवाजा गया है। अशोक सीरिया, मिस्र की टोलीमीदा, डेलस, मकदूनिया के राजा एंटीबोनस सायरी इनके समकालीन हैं। ये भी पूछे गए हैं कि अशोक के समकालीन दो राजाओं के नाम बता दीजिए आप। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा है, वो भी जल मार्ग से, और महेंद्र जो घाट है वो श्रीलंका में इनके पुत्र के नाम पर ही रखा गया है। इसके बाद में और थोड़ा बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी लें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन 4 भागों में बटा हुआ था। पूर्वी भाग जिसकी राजधानी तौसाली, दक्षिणी भाग की राजधानी सुबहगिरी, उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला और पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन। मौर्य साम्राज्य में राज्यों के प्रांत पाल कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक हुआ करते थे। मौर्य काल की और कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं बता दूं कि मौर्य काल में न्यायालय भी 2 प्रकार के थे। एक था धर्म स्थीय न्यायालय, तो दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी आपको कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलेगी, जबकि इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन प्रशासन की और मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी। मौर्य काल में पुनर्विवाह तथा नियोग की भी अनुमति स्त्रियों को दी गई है। मौर्य समाज के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, सवर्णगिरी, तौशाली तथा राजधानी पाटलिपुत्र थे। देखिए, तक्षशिला, उज्जैन, सवर्णगिरी ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र हैं, जबकि कौटिल्य के गुप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग, जिनके नाम हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र हुआ करते थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।